नमस्कार दोस्तों, मैं रजत शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने लेकर आपके लिए केवीएस की स्पेशल पेडागोजी सीरीज जो हम चला रहे थे उसी को लेकर मैं फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हूँ दोस्तों। तो अपनी क्लास को हम देखते हैं कि किस तरह की क्लास हमारी आज की होगी, और बहुत शानदार क्लास आज की है। क्लास में आज मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो टॉपिक है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं, उन क्या क्या कारक हैं ऐसे जो अधिगम को प्रभावित करते हैं, आपकी लर्निंग को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं वो कारक। उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत सारे कारक हो सकते हैं, उसमें से कुछ बाह्य कारक हो सकते हैं, कुछ आंतरिक कारक हो सकते हैं। सभी कारकों को हम एक एक करके देखेंगे और बहुत अच्छी तरह से आपको एक पार्ट पढ़ाया जाएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पर लिख रहा है विभिन्न कारक हैं जो हमारे को लर्निंग अधिगम मतलब बच्चों के अधिगम कैसे प्रभावित होता है। आप पढ़ना चाह रहे हो, आपका अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, तो इसमें प्रभावित करने का मतलब अच्छा भी हो सकता है कारक और उससे बुरा भी हो सकता है। दोनों की बात यहाँ पर लिखी गई है, तो दोनों की बात हम चेक करते हैं, देखते हैं कि क्या हो सकता है अधिगम प्रभावित करने के आपके कारक। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि विभिन्न कारक हो सकते हैं कक्षा में अच्छे शिक्षण में अधिगम में बाधा डालते हैं, कहें तो प्रभावित करते हैं। ये प्रमुख कारण जो है वो आपके निम्न है। कौन कौन से प्रमुख कारण है? सबसे पहला है एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर होता है आपका कि आपका एनवायरमेंट बच्चे को किस प्रकार का मिल रहा है, वो फैक्टर क्या है। तो सबसे पहला क्या हो गया आपका एनवायरमेंटल फैक्टर, मतलब पर्यावरणीय कारक, कि पर्यावरण आसपास का उसका वातावरण कैसा है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है लर्निंग में। सबसे पहला पर्यावरणीय कारण। दूसरा हो गया इंटेलेक्चुअल फैक्टर, मतलब संज्ञानात्मक। इंटेलेक्चुअल मतलब संज्ञानात्मक या बौद्धिक कारक, ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बच्चे की लर्निंग में। अगला फैक्टर जो है वो है लर्निंग फैक्टर, या जैसे कहते हैं अधिगम कारक, मतलब बच्चा कैसे सीख पा रहा है, वो भी हमारा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बच्चे के सीखने में या लर्निंग में। अगला हो गया फिजिकल फैक्टर, और फिजिकल मतलब शारीरिक। यदि बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, अच्छा नहीं है, कमजोर है, बीमार रहता है, तो बच्चा पढ़ाई कर ही नहीं पाएगा, वो सीख अच्छी तरह से कर ही नहीं पाएगा, लर्निंग अच्छी उसकी नहीं होगी। अगला है मेंटल फैक्टर या मानसिक कारण। बच्चा किसी मानसिक अवसाद से ग्रसित है, या वो अपने घर में रोज लड़ाई देख रहा है, या वो कहीं ना कहीं से ऐसे एरिया में रहता है जहां पर कहीं ना कहीं उसके दिमाग में टेंशन या मानसिक अवसाद रहे, तब भी उसकी क्या होगी, पढ़ाई बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी। ये सब फैक्टर हैं। इसके अलावा और भी फैक्टर हैं। इसके अलावा छठा फैक्टर क्या है, इमोशनल एंड सोशल फैक्टर। इमोशनल मतलब संवेगात्मक और सोशल मतलब सामाजिक। समाज और हमारे संवेग बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे लर्निंग में। संवेग का मतलब क्या हुआ और समाज का मतलब क्या हुआ। समाज जहाँ पर आप आसपास रहते हैं, यदि वहाँ पर सारे बिना पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनका कोई पढ़ाई में मन ही नहीं है, तो वो पढ़ाई करेंगे नहीं। आप अपना एग्जाम्पल देखो, दिल्ली यूपी की तरफ में, जैसे आप एनसीआर क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ज़्यादा लोग तैयारी करते हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग निकलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर क्या है, समाज इस तरह का हमारा वातावरण बन चुका है कि यहाँ पर सब लोग कोचिंग और इधर की तरफ देखते हैं। जबकि आप इधर की तरफ चले जाओगे, साउथ की तरफ चले जाओगे, आप बिल्कुल जम्मू कश्मीर की तरफ चले जाओगे, तो यहाँ क्या है, लोग बिजनेस और इन सब चीज़ों के आईटी फील्ड सेक्टर की तरफ देखते हैं, वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ नहीं देखते। तो जितने भी आईएएस आप देखते होंगे यूपी बिहार इधर की तरफ से ही ज़्यादातर वो लोग निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, समाज ऐसा है। अगला पॉइंट है इमोशनल फैक्टर। इमोशनल फैक्टर हुआ आपका, देखो किसी भी चीज को करने के लिए आपके इमोशंस उससे जुड़े होना बहुत जरूरी है। यदि आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपके कहीं ना कहीं इमोशंस, आपके मोटिवेशन एक इमोशंस के अंदर ही आता है, वो भी जुड़ा हुआ होना चाहिए, तभी आपकी पढ़ाई होगी। और इमोशंस यदि आपके अच्छे नहीं है, आपके संवेग अच्छे नहीं हो रहे हैं आपको, तो फिर आप लर्निंग आप अच्छी तरह से नहीं कर पाओगे। अगला है टीचर्स पर्सनैलिटी। टीचर की पर्सनैलिटी, शिक्षक का व्यक्तित्व भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। शिक्षक कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, वो भी बच्चे के अधिगम को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। क्योंकि शिक्षक क्या है, शिक्षक एक सुविधा प्रदाता है, और यदि सुविधा प्रदाता अच्छा नहीं होगा, वो यदि ऑथोरिटेरियन क्लास चलाएगा, मतलब वो चाइल्ड सेंटर्ड क्लास में चलाकर अपनी खुद की चलाएगा, तो क्या बच्चा नहीं सीख पाएगा। शिक्षक की शैली अच्छी नहीं होगी पढ़ाने की, तो भी बच्चे के अधिगम में कहीं ना कहीं प्रभावित वो करेगी ही करेगी। ये सभी कारक अधिगम को तो प्रभावित करते ही हैं, तथा इसके साथ साथ इनका प्रभाव अन्य चीजों पर भी होता है, जैसे कक्षा कक्ष के निर्देश तथा प्रबंधन। कक्षा कक्ष के निर्देश मतलब क्लासरूम के इंस्ट्रक्शन और क्लासरूम मैनेजमेंट में भी ये फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। यदि कहीं पर ये जो मैंने 7 फैक्टर बताए, ये आपके क्लासरूम मैनेजमेंट को भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं।
अगला बच्चे की एक्टिविटी प्लानिंग पर, बच्चे की एक्टिविटी कैसे प्लानिंग होगी, इसमें भी ये जो 7 फैक्टर मैंने बताए ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तथा स्कूल में लर्निंग स्पेस बनाने पर भी, लर्निंग स्पेस मतलब जहां पर रहकर बच्चा सीख सके उसे कहते हैं लर्निंग स्पेस, उसमें भी ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आगे जाके हम सब चीज पढ़ेंगे। अब इन कारकों के बारे में विस्तार से जानेंगे हम। तो टाइप्स ऑफ फैक्टर, भाई मैंने आपको अभी तो सारे फैक्टर गिनवा दिए, लेकिन इनमें अभी ये टाइप्स में बढ़ जाते हैं। एक हो जाते हैं आंतरिक, एक हो जाते हैं बाह्य, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर। ठीक है ना, तो अब इनको हम पूरे पढ़ेंगे विस्तार से। फैक्टर्स बच्चों से जुड़े हुए भी हो सकते हैं या अलग भी हो सकते हैं। जो फैक्टर्स बच्चों से जुड़े हुए होते हैं उनको क्या कहते हैं, हम पर्सनल या व्यक्तिगत कारक कहते हैं। ये कारक छात्रों से डायरेक्ट रूप से संबंधित होते हैं। इसमें विकास के तीनों क्षेत्र शामिल होते हैं, क्योंकि ये फैक्टर जो बच्चे से डायरेक्ट जुड़े होंगे वो पर्सनल फैक्टर होंगे, या कहेंगे आंतरिक कारण होंगे, या पर्सनल फैक्टर होंगे। और बच्चे के डायरेक्टली रूप से जुड़े हैं तो इसका मतलब उसमें क्या होगा, विकास के तीनों क्षेत्र बच्चे के जुड़े होंगे। कौन सा, फिजिकल, कॉग्निटिव और सोशियो इमोशनल। वही कौन से वाले, ब्लूम टैक्सोनॉमी वाले। कौन से हो गए इसमें, फिजिकल मतलब शारीरिक संज्ञानात्मक और सामाजिक संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, संज्ञानात्मक नहीं संवेगात्मक क्षेत्र। यहां पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, यहां पर संज्ञानात्मक ना होकर क्या होगा, संवेगात्मक होगा, संवेगात्मक। ठीक है ना। इसके अलावा जो और फैक्टर्स जो हैं वो क्या है, अधिगम शैली। टीचर किस अधिगम शैली में पढ़ा रहा है, लर्निंग स्टाइल्स क्या है बच्चे की लर्निंग स्टाइल क्या है, वो भी आपका रोल प्ले करेगी। इसके अलावा मैंने पर्सनल फैक्टर्स ये सब हो गए पर्सनल फैक्टर। इसके अलावा हो गए कुछ बाह्य कारण, कुछ बाह्य या बाहरी कारक भी होते हैं जो लर्निंग को प्रभावित करते हैं। ये कौन से हो, बाह्य कारक मतलब जो बच्चे से रिलेटेड ना हो, बच्चे से अलग हो, जो कि बच्चे के हाथ में जिनका कोई पावर ना हो जिनसे कंट्रोल करने की, वो सभी बाह्य कारक होंगे। तो एनवायरमेंट एक बाह्य कारक है, पर्यावरण बच्चे का जो है वो बाह्य कारक है, वो बाह्य कारक से संबंधित है। ये शिक्षक से संबंधित होते हैं। ये अन्य कारक भी हो सकते हैं, बाह्य कारक शिक्षक से संबंधित हो सकते हैं, अन्य कारक भी हो सकते हैं। ठीक है ना। अब पर्सनल फैक्टर्स रिलेटेड टू चाइल्ड, अब हम बच्चे के खुद पर्सनल फैक्टर्स या आंतरिक कारक पढ़ेंगे जो बच्चे की लर्निंग को प्रभावित करते हैं। तो बच्चे का फिजिकल डोमेन, सबसे पहले हम पढ़ते हैं बच्चे का शारीरिक स्वास्थ्य, वो सबसे ज्यादा लर्निंग को प्रभावित करेगा। कोई बच्चा सूखा सा है, उसको दुनिया भर की बीमारी लग रही है, तो क्या वो अच्छी तरह अधिगम कर पाएगा, नहीं। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले अपने आदमी का शरीर है, इसके बाद कुछ और चीज है। यदि शरीर ही सही नहीं है तो इसका मतलब उसका सारा मामला हिला पड़ा है। पढ़ाई कहाँ पर कर लेगा वो, पढ़ाई के लिए क्या है, सबसे पहले शारीरिक स्वास्थ्य बच्चे का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बच्चे का फिजिकल डोमेन, शारीरिक स्वास्थ्य, तो फिजिकल डोमेन एक बहुत बड़ा कारक है, कारण है बच्चों की लर्निंग को जो अफेक्ट करता है। क्योंकि अगर बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो वो बच्चा सही से सीख नहीं सकता। इसी कारण से आपको पता हो हमारे देश में एक स्कीम चलाई जाती है जिसे आप मिड डे मील योजना के नाम से जानते हो, और उस स्कीम का नाम बदलकर अब पीएम पोषण शक्ति योजना हो गया है। वो भी किसी कारण से आई थी, वो इसी कारण से आई थी कि सबसे पहले बच्चे को हमें क्या देना है, पोषण देना है। यदि पोषण बच्चे को मिलेगा तो क्या है, बच्चे का कम से कम एक टाइम उसको पोषण अच्छा मिलेगा, उसके बाद क्या है, इसीलिए मिड डे मील योजना चालू करेगी। उसके साथ साथ यदि बच्चे को पोषण मिलेगा, उसको ताकत आएगी शरीर में, तो वो पढ़ने की तरफ या और चीजों में भी ध्यान लगाएगा। जैसे और चीजों में पढ़ना भी इसके लिए इंपॉर्टेंट रोल आएगा। वो फिर इसका मतलब पढ़ेगा भी बच्चा, कब पढ़ेगा, जब उसका शरीर स्वस्थ होगा। ठीक है ना। तो इंडिया में मिड डे मील जिसे पीएम पोषण शक्ति कहते हैं अब भी इसी कारण से चलाया गया। इसके अलावा जो मैस्लो की हायरार्की कहती है, एक हमारे साइंटिस्ट हुआ अब्राहम मैस्लो, उन्होंने एक हायरार्की दी के हायरार्की सिद्धांत दिए, वो भी बच्चे के शारीरिक स्वास्थ्य के रूप में बात करते हैं। बच्चे की मानसिक स्टेट, बच्चे का पूर्व ज्ञान और इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट और इंटरनल मोटिवेशन, ठीक है ना, वो इस बारे में बात करते हैं कि बच्चे की मैस्लो के हायरार्की किस बारे में बात करते हैं कि बच्चे का मानसिक कैसा हो, बच्चे का पूर्व ज्ञान उसकी लर्निंग को प्रभावित करता है। इसके अलावा इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट, रुचि क्या है बच्चे की। इसके अलावा आंतरिक प्रेरणा, इंटरनल मोटिवेशन, इनके ऊपर मैस्लो की बात करता है। तो मतलब मैस्लो भी किसके ऊपर बात करता है, आपका मैस्लो की बात भी किसके ऊपर, आपकी शरीर के ऊपर हो रही है। अगली पॉइंट पर चलते हैं, अधिगम शैली। अधिगम शैली भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अधिगम को प्रभावित करने में। अधिगम शैली होती है, कुछ बच्चे क्या होते हैं, बहुत तरह की मैंने आपको अधिगम शैली बता रखी है। तो अधिगम शैली होती है कि बच्चा किस प्रकार से लर्निंग कर सकता है, बच्चे की लर्निंग करने की स्टाइल क्या है। ठीक है ना।
बच्चे की समझने की स्टाइल क्या है, वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि बच्चे कैसा सीख पाएंगे, उनके उसका एक प्रभावित करने का कारक ये भी अधिगम शैली भी होती है। उसके अलावा अगर एक शिक्षक के क्लास में बच्चे को सेम टॉपिक पढ़ा रहा है, बट कुछ बच्चे अच्छे से समझ गए लेकिन कुछ बच्चों को समझ नहीं आया, और टीचर ने पर्सनल और एक्सटर्नल फैक्टर दोनों चेक किए कि बच्चे के कहीं पर्सनल फैक्टर में तो दिक्कत नहीं है या एक्सटर्नल फैक्टर बाह्य कारक में तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिल रहा हो या कुछ है ना, लेकिन टीचर ने देखा कि दोनों है ही ठीक है लेकिन बच्चा तब भी नहीं सीख पा रहा है, तो फिर एज अ टीचर आपको किधर की तरफ ध्यान देना चाहिए, भाई कहीं इस बच्चे के अंदर कोई अधिगम अक्षमता तो नहीं है, कहीं या कहीं इसके अंदर कोई लर्निंग स्टाइल में इसकी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। तो अधिगम क्षमता से चेक करने से पहले हम क्या चेक करेंगे, उसकी लर्निंग स्टाइल चेक करेंगे, कहीं इसकी लर्निंग स्टाइल में तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं इसकी लर्निंग स्टाइल दूसरे प्रकार की हो और हम इसे दूसरे प्रकार से सिखा रहे हो तो बच्चा इस कैसे सीख जाएगा। भाई बच्चे का पहले लर्निंग स्टाइल हो कि वो समझ के सीखता हो और हम उसे रटवा रहे हैं, या बच्चे की समझने की क्या हो, बच्चा करके सीखता हो और हम उसे वीडियोस दिखा के करवा रहे हैं तो भी बच्चा नहीं सीख पाएगा। इसका मतलब बच्चे की लर्निंग स्टाइल एक टीचर को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है किसी बच्चे को अच्छा ज्ञान देने के लिए, अच्छी समझ विकसित करने के लिए। बट टीचर को पता होना चाहिए कि इस बच्चे की लर्निंग स्टाइल ये है, इस बच्चे की लर्निंग स्टाइल ये है, ये इस तरीके सीखता है, ये इस तरीके सीखता है। आपने देखा भी होगा अपनी क्लास में जब आप पढ़ते होगे तो कुछ बच्चे तो चीज़ को पढ़कर समझते हैं, कुछ को क्या है बार बार उस चीज़ को देखते हैं तब समझते हैं, कुछ बच्चे उसको लिख लिख के याद करते हैं, मतलब बहुत तरीके होते हैं बच्चों के अपने अपने, और बच्चों को उस तरीके से यदि आप काम कराओगे तो वो काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो एज अ टीचर आपकी ये जिम्मेदारी भी बनती है कि बच्चे के इस लर्निंग स्टाइल फैक्टर को भी आप चेक करें, यदि बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो। ठीक है ना, प्रॉब्लम बच्चे के लर्निंग स्टाइल में हो सकती है क्योंकि हर एक बच्चे की लर्निंग स्टाइल डिफरेंट हो सकती है। हो सकता है कि कुछ बच्चों की अधिगम शैली ऑडिटरी मतलब ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल हो, मतलब श्रवण अधिगम शैली हो, मींस जो सुनकर सीख लेते हो, कुछ बच्चे की अधिगम शैली सुनकर सीखने की हो। ऐसे बच्चों को आपको बोलकर पढ़ाया या ग्रुप डिस्कशन या समूह द्वारा सिखाया जाए तो बच्चा अच्छी तरह सीखता है। ठीक है ना, हो सकता है कुछ बच्चों की अधिगम शैली विजुअल हो, मतलब जो कि देखकर चीजों को करते हैं, तो ऐसे बच्चों को आप डायग्राम वीडियो दिखाकर चार्ट आदि को देखकर आप बच्चे को सिखा सकते हो। लेकिन कुछ बच्चों की काइनेस्थेटिक लर्निंग स्टाइल होती है, मतलब कार्यात्मक शैली वाले हो सकते हैं जो करके सीखते हैं या अभ्यास आदि द्वारा बच्चे सीखते हैं, हो सकता है उनकी अधिगम शैली कुछ इस प्रकार की हो। ठीक है ना, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, और लेकिन ये बात भी ध्यान रखनी है कि एक बच्चा एक से अधिक लर्निंग स्टाइल द्वारा भी सीख सकता है, बच्चे की एक से अधिक लर्निंग शैली भी हो सकती है। ठीक है ना, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि नहीं बस ये खाली सुन के ही सीखता तो सुन के ही पढ़ाऊं, नहीं, हो सकता है बच्चे के अंदर दूसरी लर्निंग शैली भी हो। एज अ टीचर आपका ये रोल बनता है कि आप बच्चे को किस प्रकार से समझाओगे या सिखाओगे। अगले पॉइंट पर आते हैं, मैंने आपको पर्सनल फैक्टर अच्छी तरह पढ़ा दिया, इसके अलावा मैं पढ़ाऊंगा आपको एक्सटर्नल फैक्टर या बाह्य कारक क्या हो, लर्निंग को जो प्रभावित करते हैं, जो अधिगम को आपके को प्रभावित करते हैं, ऐसे कुछ बाह्य कारक क्या है। तो सबसे पहला है टीचिंग स्टाइल, शिक्षण शैली। भाई टीचर किस शैली में पढ़ा रहा है, जो टीचर प्रयोग कर रहा है जिस शिक्षण शैली का, वो सबसे बड़ा फैक्टर है कि जो बच्चे की लर्निंग को प्रभावित कर सकता है। कुछ टीचर ऑथोरिटेटिव लर्निंग स्टाइल से पढ़ाते हैं, कुछ चाइल्ड सेंटर्ड करके पढ़ाते हैं। ठीक है ना, तो वो डिपेंड करता है टीचर की लर्निंग स्टाइल, टीचर की टीचिंग स्टाइल पर कि बच्चा किस टीचिंग स्टाइल से टीचर पढ़ा रहा है, किस शिक्षण शैली से टीचर पढ़ा रहा है। ये सबसे पहला बाह्य कारक हुआ। अगला छात्र शिक्षक अनुपात भी एक बाह्य कारक है बच्चे की सीखने में। भाई बच्चे यदि कम आपकी अनुपात ठीक है, ये छात्र शिक्षक अनुपात 1:3 प्राइमरी स्तर का है, जूनियर स्तर का 1:35 हो जाएगा। यदि 1:30 है तो बच्चा अच्छी तरह सीखेगा, 1:28 है तो भी बच्चा अच्छी तरह सीखेगा। लेकिन उस क्लास में बच्चे भर लिया आपने लगभग 100, एक क्लास में एक टीचर ही पढ़ा रहा, तो क्या वो बच्चों को पढ़ा पाएगा, या बच्चे के ऊपर ध्यान दे पाएगा, या बच्चों की कमी को देख पाएगा, या बच्चा उस क्लास में क्या हेजिटेशन की वजह से दूसरे बच्चे के सामने बात पूछ पाएगा टीचर से, कभी नहीं पूछ पाएगा। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को हेजिटेशन अंदर रह जाती है, या टीचर भी पर्सनल ध्यान बच्चों के ऊपर नहीं दे पाएगा। इसीलिए जो है आपका जो टीचर स्टूडेंट रेशियो हो वो भी आपको एक ध्यान रखना है, वो भी एक रोल प्ले करेगा बच्चे की लर्निंग में, जो प्रभावित करेगी उसमें। शिक्षक की सब्जेक्ट नॉलेज क्या है, जो आपका टीचर बच्चों को पढ़ा रहा उसकी विषयगत नॉलेज क्या है, विषयगत उसकी ज्ञान क्या है, ये भी एक रोल प्ले करेगा कि भाई यदि उसको ज्ञान अच्छा होगा तो अच्छा ज्ञान देगा, नहीं तो नहीं दे पाएगा। भाई जब उसे ज्ञान खुद को ही नहीं था वो कैसे दे पाएगा। अगला है
एक्सटर्नल मोटिवेशन फॉर चाइल्ड, बाह्य प्रेरणा भी एक रोल प्ले करेगी कि किस प्रकार की उसे बाह्य प्रेरणा मिल रही है। अगला पॉइंट है क्लासरूम में प्रॉपर वेंटिलेशन हो। क्लासरूम बच्चे का हो जो प्रॉपर वेंटिलेटेड हो। कभी बच्चे को घुटन हो रही है तो वो अपने शरीर से वैसे परेशान हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगी, एक्सटर्नल फैक्टर। यदि बच्चे को घुटन हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तब मतलब उसका एक्सटर्नल फैक्टर अच्छा नहीं है, क्लास में रोशनी नहीं है, प्रॉपर वेंटिलेटेड नहीं है, हवा पानी नहीं आ रही, ऐसा उमस उमस सी हो रही है, तो बच्चा कहाँ पढ़ पाएगा। बच्चा गर्मी में पढ़ेगा क्या, जब उससे नॉर्मल टेम्परेचर होगा या सब कुछ नहीं होगा तब पढ़ेगा। तो ये भी एक बाह्य फैक्टर है। इसलिए आप देखते हो कि जब भी स्कूल के पर्चा कहीं निकलते हैं तो फैसिलिटी इन स्कूल, है ना, हवादार कमरे, बड़े कमरे पूरे, ऐसे लिखा रहता है। क्यों कि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है लर्निंग में। बच्चे की यदि अच्छा उसको एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, अच्छा क्लासरूम नहीं मिलेगा, तो बच्चे की कहीं ना कहीं अधिगम लर्निंग उसकी प्रभावित होगी ही होगी। अगला पॉइंट है परीक्षा का भय और चिंता। बच्चे की लर्निंग परीक्षा के भय पर भी डिपेंड। अब आप देखो, खुद अपना एग्जाम देखो, ये आपका एग्जाम केवीएस का 20 दिन बाद है, तो आपकी क्या है, भय आ रहा है, तो आपकी लर्निंग कुछ अलग तरीके की होगी। और यदि होता कि 3 महीने बाद एग्जाम, तो आपकी लर्निंग कुछ अलग तरीके की होती। तो लर्निंग प्रभावित हुई ना परीक्षा के भय और चिंता से। तो ये एक भी एक कारक है आपकी लर्निंग को जो प्रभावित करता है। अगला पॉइंट है प्रतियोगिता, कंपटीशन का स्तर कैसा है। अब आपको पता होता है कि खाली बीटीसी वाले बच्चे भर रहे हैं, तो आपकी कंपटीशन का स्तर आप लगता है कम है, तो आपकी लर्निंग थोड़ी सी कम होती। आपको लगता है अब तो यार बीएड वाले भी हैं, ये भी है, वो भी है, सब है, तो फिर क्या लगेगा आपको, भाई अब तो प्रतियोगिता का स्तर बहुत ज्यादा, फॉर्म इतने ज्यादा भरे गए, सीट इतनी सी है, इसका मतलब क्या है, ये भी आपके कहीं ना कहीं अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। इसके अलावा पठन सामग्री की मीनिंगफुलनेस, सार्थकता। अब जो पठन सामग्री आपको पढ़ाई जा रही है, क्या वो अच्छी है या नहीं, वो कहीं ना कहीं सार्थक है या अर्थपूर्ण है या नहीं, इसके ऊपर भी आपकी लर्निंग डिपेंड करेगी। आपकी कुल मिलाकर किसके ऊपर, पठन सामग्री, जो आप चीज पढ़ रहे हो उसके ऊपर भी आपकी लर्निंग डिपेंड करेगी। क्या वो ठीक है तो लर्निंग अच्छी है, नहीं तो नहीं है। ठीक है भाई, अगले पॉइंट पर चलते हैं, डिजाइनिंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। अगला पॉइंट है आपका कि आपको क्लासरूम इंस्ट्रक्शन कैसे डिजाइन करने हैं। क्लास में जो इंस्ट्रक्शन बच्चों को निर्देश देने हैं उसकी डिजाइनिंग किस प्रकार हो, ये भी आपकी बात आपको पढ़नी है। कक्षा कक्ष के लिए निर्देश निर्माण, ये पॉइंट भी आपका सिलेबस में केवीएस के में दे रखा है, इस पॉइंट को भी आपको देखना है क्या है। अच्छी लर्निंग कराने के लिए अच्छी योजना का निर्माण पहले से करना चाहिए। क्लास में जाने से पहले एक अच्छा टीचर वही है जो अपनी अच्छी योजनाओं का निर्माण करे। इसके लिए वार्षिक योजना, इकाई योजना जिसे कहते हैं यूनिट प्लान, वार्षिक योजना मतलब एनुअल प्लान, और लेसन प्लान, पाठ योजना, सभी प्लानिंग प्रॉपर टाइम पर बच्चे को, एक टीचर को करनी है बच्चे को अच्छा अधिगम कराने के लिए। यही एक अच्छे निर्देश का निर्माण करने के एक बहुत बड़े कारण हो सकते हैं, कारक हो सकते हैं। ऑलवेज है बैकअप प्लान्स। ऑलवेज आपको हमेशा क्या होना चाहिए, अपने पास प्लान भी होना चाहिए। इन केस बच्चे ने को आप अपना मतलब कोई आप लेसन प्लान बना के लेंगे और बच्चे ने आपसे कोई प्रश्न और पूछ लिया, तो आपके पास प्लान बी रहना चाहिए। या बच्चे को उस तरह से नहीं समझ में आया तो तुरंत आपको समझाने के एक प्लान बी अपने पास रहना चाहिए, एक बैकअप प्लान जिसे कहते हैं प्लान बी। अगर कोई प्लान कभी फेल हुआ तो तुरंत प्लान बी का प्रयोग करें बाय प्रेजेंस ऑफ माइंड ऑफ टीचर। वो टीचर की प्रेजेंस ऑफ माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि टीचर उसमें तुरंत प्लान बी कैसे लाता है। लेकिन एज अ टीचर आपके पास एक प्लान बी जरूर होना चाहिए, ठीक है ना। विद्यार्थियों को एंगेज करना है क्लास में तथा उनका प्रॉपर असेसमेंट करना है, फिर फीडबैक लें तथा उसी के हिसाब से प्लान में संशोधन या रिवीजन करते रहें, ठीक है ना। विद्यार्थी को एंगेज करना है, आपका काम क्या है एज अ टीचर, आपको ऐसे निर्देश देने के जिससे कि विद्यार्थी क्लास में एंगेज हो जाए, क्लास में जुड़ जाए। यदि विद्यार्थी क्लास में जुड़ जाएंगे तो क्लास बहुत अच्छी चलेगी और विद्यार्थी भी उसमें एक्टिव होगा, टीचर भी उसमें एक्टिव होगा। यदि आप विद्यार्थी को एंगेज नहीं कर पाए तो दिक्कत बढ़ जाएगी। उसके बाद यदि एंगेज करोगे उसके बाद बच्चे का, फिर एंगेज करने के बाद फिर आपको असेसमेंट, आकलन अच्छी तरह से करना है बच्चे का। आकलन करने के बाद उसको फीडबैक दो, फीडबैक लो बच्चे से। फीडबैक लेने के बाद में जब आपको पता पड़ेगा कि बच्चे यहाँ पर दिक्कत आ रही है, तो जो आपने टॉपिक पढ़ाया उसको उस तरीके से जगह फिर आप दूसरे तरीके से अपने प्लानिंग में चेंज करो, रिवीजन करो, और संशोधन करने के बाद में फिर दोबारा तरीके से उसको बच्चे को पढ़ाओ और देखो अब बच्चे को अच्छी तरह आया नहीं आया। एज अ टीचर आपका ये काम है, ये इसी तरह बच्चा अच्छी तरह से सीख सकता है। अगला है प्लानिंग स्टूडेंट एक्टिविटी, गतिविधि योजना का निर्माण। आप बच्चों को कैसे गतिविधि कराओगे उसकी योजना का भी आपको कुछ निर्माण करना पड़ेगा, और किस प्रकार कराओगे तो देखते हैं। गतिविधि ऐसी करवानी है जो स्टूडेंट का ध्यान आकर्षित करें, ऐसी गतिविधि कराएं जो बच्चे का ध्यान आकर्षित करें, और बच्चे का ध्यान आकर्षित होगा तो बच्चा अच्छी तरह सीखेगा। गतिविधि को डेमोन्स्ट्रेट करके सिखाएं। डेमोन्स्ट्रेट करना मतलब उसे करके दिखाएं, देखो बच्चों इसको ऐसे करेंगे, फिर इसको ऐसे करेंगे, फिर इसको ऐसे करेंगे, इसमें ये मिलाया, देखो इसमें ये रंग आ गया, या हमने इसको ऐसे करा तो ये हो गया, ऐसे कहते हैं डेमोन्स्ट्रेट करना।
ठीक है ना। तो बच्चे को हमें कैसे सिखाना है, डेमोस्ट्रेट करके गतिविधि को सिखाएंगे। बच्चे का पार्टिसिपेशन एक्टिविटी में बढ़ाएं, ऐसा कराएं बच्चों को चीज पार्टिसिपेशन, बच्चों को कोई काम आप करा रहे हैं, ठीक है ना, मान लो आपने क्लास में कोई भी एक्टिविटी कराई, तो बच्चे का यदि पार्टिसिपेशन नहीं तो बच्चा कहाँ सीख पाएगा। तो आपको एज अ टीचर ये काम करना है कि ऐसी एक्टिविटी करानी जिससे बच्चे का पार्टिसिपेशन, उसमें सहयोग सहभाग बढ़े, ठीक है ना। और बच्चे का बढ़ेगा तो बच्चा एक्टिवली काम करेगा, और एक्टिवली करेगा तो बच्चा सीखेगा भी अच्छी तरीके से। एक्टिविटी कराते समय ध्यान रखें कि बच्चे की एक से अधिक इंद्री सेंसेस का प्रयोग एक साथ हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यदि बच्चे की क्लास में आपने एक से अधिक इंद्री का या दो से अधिक इंद्रियों का प्रयोग आपने करा दिया, एक टाइम पर बच्चा कोई पढ़ रहा है क्लास में, आपकी क्लास में बैठा है और आप टीचर वहां पर खड़े हो, तो आपको क्या करना है, बच्चे की दो से अधिक इंद्रियों का, या एक से अधिक कहो या दो से अधिक कहो, इंद्रियों का प्रयोग यदि एक साथ आप करा देते हो, आपकी क्लास बहुत अच्छी होगी और बच्चों को बहुत अच्छा आउटपुट आपको मिलेगा, बच्चा अच्छी तरह सीखेगा। मतलब ऐसा ना हो कि बच्चा बैठा ही है, कान तो यहाँ है, दिमाग कहीं और है, या कान यहाँ है, आंख कहीं और है, तो ऐसा बच्चा अच्छी तरह सीखेगा। इसका मतलब क्या है, आपको एक से अधिक इंद्रिय का प्रयोग कराना है। एक से अधिक या दो से अधिक इंद्रिय का प्रयोग एक साथ क्लास में होगा तो बच्चा चीज को अच्छी तरह सीखेगा, अच्छी तरह सीखेगा तो आउटपुट भी अच्छा आएगा, बच्चा एज द टीचर आपका रोल पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। एंगेज चाइल्ड्स माइंड इमोशन इन द क्लास, बच्चे के चाइल्ड के दिमाग को और उसके इमोशन मतलब उसके संवेगों को क्लास में लाना है और उसको एंगेज करना है, ठीक है ना, जिससे क्या हो, बच्चे की अच्छी लर्निंग हो। बच्चों द्वारा की गई पहल इनिशिएटिव को हमेशा आपको सराहना करनी है। बच्चा यदि कोई काम पहले से करता है कि सर मैंने इसको ऐसे कर लिया, देखना सही है, तो ऐसा नहीं करना, अरे तुमने बेकार कर दिया, नहीं, तो चाहे गलत भी हो उसकी सराहना करो, उसकी जो उसने पहले इनिशिएटिव लिया उसकी सराहना करो, वाह भाई वाह भाई बहुत अच्छा काम भाई बहुत बढ़िया। इससे क्या बच्चे को आगे कुछ करने की प्रेरणा मिलती है। और यदि उसे तुम डांट दोगे तो नहीं, तो फिर बच्चा हमेशा क्या होगा, दब जाएगा, तो आगे सोचेगा यार मैं तो हमेशा गलत करता हूँ। लेकिन एज अ टीचर आपको ये काम नहीं करना, हमेशा उसकी सराहना करनी है, इनिशिएटिव जो उसने किया। गलती या फेलियर लर्निंग के अंग है, उसके ऊपर बच्चे को आप कभी नहीं डांटोगे। बच्चे गलती करेंगे और ये तो सीखने के अंग होते हैं, फेलियर भी आएगा, बच्चे गलती भी करेंगे, ये तो क्या है, सीखने के अंग है, लर्निंग के पार्ट्स हैं। इसके ऊपर आप बच्चे को कभी डांटोगे नहीं। आरटी भी मना करता है भाई, आपको ना तो मानसिक प्रताड़ना देनी है बच्चे को, ना शारीरिक प्रताड़ना देनी है। आरटी भी तो कहता है इस बात को। अगला है क्रिएटिंग लर्निंग स्पेसेस इन द स्कूल, अधिगम स्थान का निर्माण विद्यालय में। विद्यालय में आप अधिगम स्थान का निर्माण कैसे करोगे, जहां पर आपको लर्निंग करानी है, उस लर्निंग स्पेसेस को आप कैसे बनाओगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, लर्निंग स्पेसेस बनाने का मतलब है ऐसे स्थान का निर्माण जो सीखने का एनवायरनमेंट बनाए तथा शिक्षण अधिगम आसानी से हो सके, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, आपको लर्निंग स्पेसेस का मतलब क्या है, ऐसे स्थान का निर्माण करना जो सीखने का अच्छा एनवायरनमेंट बना सके, ठीक है ना। वो सीखने का एनवायरनमेंट डिपेंड करता है, कहीं भी हो सकता है, एक गार्डन में भी सीख सकता है बच्चा, या क्या उसको लैंग्वेज लैब में ले जाओ तो वहाँ पर अच्छा निर्माण हो सकता है, या उसके लिए कोई हॉल बनाओ तो वहाँ पर वो सीख सकता है, तो डिपेंड करता है। लेकिन वहाँ पर सीखने का एनवायरनमेंट बने, उसी को क्या कहेंगे हम, लर्निंग स्पेसेस कहेंगे, जहाँ पर अच्छा तरह से शिक्षण अधिगम का काम हो सके। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहला काम, कहीं पर भी इसको हम करा सकते हैं, मैंने कहीं ना गार्डन में भी करा सकते हैं, कमरे में भी करा सकते हैं, कहीं स्कूल के ग्राउंड में भी करा सकते हैं, कहीं भी करा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इसके लिए क्या करना है, सबसे पहला हो बच्चा मोटिवेटेड। यदि बच्चा मोटिवेटेड रखोएगा, बच्चे के अंदर प्रेरणा होगी मुझे काम करना है, तो उसको काम कहीं भी करा सकते हो। लर्निंग स्पेसेस आप कहीं भी क्रिएट कर सकते हो। तो बच्चे को मोटिवेटेड फील कराना होगा, बच्चे के साथ अच्छे पॉजिटिव संबंध स्थापित करने होंगे। यदि एज अ टीचर आप बच्चे के साथ अच्छे संबंध हैं तो बच्चा आपकी बात मानेगा, आपकी जो बात होगी उसमें इंटरेस्ट शो करेगा और आप बच्चे को लर्निंग आराम से करा सकते हो। और ऐसा है कि बच्चे को आप डंडा ही लेके चले आ रहे हो तो उसका मतलब क्या है, बच्चे से आपके संबंध खराब है, पॉजिटिव संबंध नहीं है, बच्चा केवल आपसे डरता है, डर के आपकी बात मानता, रिस्पेक्ट नहीं करता, तो इसका मतलब बच्चा फिर सीखने की भी कोशिश वहां पर नहीं करेगा। तो एज अ टीचर आपको क्या है, बच्चों के साथ पॉजिटिव संबंध स्थापित करने हैं। ब्लैक बोर्ड प्रबंधन आपका अच्छा होना चाहिए, जहां भी आप पढ़ाएं वहां पर आपको क्या है, ब्लैक बोर्ड प्रबंधन अच्छा हो। मतलब ऐसा ना हो कि ब्लैक बोर्ड में कुछ यहाँ पर कहीं लिख रहे हो, फिर कहीं यहाँ लिख रहे थे, फिर एकदम यहाँ आ गए, फिर यहाँ आ गए, फिर यहाँ आ गए, फिर यहाँ आ गए, नहीं, जैसे एकदम मैंने प्रॉपर तरीके से लिख रखा है ना, इस तरीके से होना चाहिए जिससे बच्चे को क्या हो, देखने में सीखने में कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा क्या है, शिक्षक में सहजता हो, वो बच्चों को समझे, शिक्षक सहज हो और वो बच्चों को समझ सके, ऐसा टीचर आपको बनना है। इसके अलावा आपको अपनी, जहां भी आप अपनी क्लास लगा रहे हो, जहां पर भी आप लर्निंग स्पेसेस क्रिएट कर रहे हो, लर्निंग स्पेसेस मतलब जहां पर आप सीख सको, वो होता है लर्निंग स्पेसेस, ठीक है ना। ऐसा एनवायरनमेंट जहां पर शिक्षण अधिगम अच्छे से हो सके, वो क्लासरूम भी हो सकती है आपकी लर्निंग स्पेसेस, या आपका ग्राउंड भी हो सकता है, आपका म्यूजिक क्लास भी हो सकती है, आप कहीं भी कुछ भी हो सकता है वो।
ऐस जगह जहां भी आपको सिखाना वहां प्रिंट समृद्ध वातावरण हो, मतलब मुद्रण समृद्ध, मतलब वहां पर चित्र इत्यादि लगे हो। ये बच्चों से रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं प्राइमरी से, तो यहाँ पर मुद्रण समृद्ध या प्रिंट समृद्ध वातावरण बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जब बच्चों को चित्र इत्यादि सब दिखाई देंगे तो बच्चे की रुचि भी अच्छी होगी। अगला क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट फ्लेक्सिबल हो। सिटिंग अरेंजमेंट फ्लेक्सिबल का मतलब ऐसा ना हो कि बच्चों को आपने बस सीधे सीधे बिठा दिया, बच्चे को पीछे वाले को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आगे वाले को। ऐसा है तो बच्चों को आप इस तरीके से सर्किल में बिठा सकते हो, या क्या है बच्चे की अकॉर्डिंगली आप, या बच्चे को 3 सीट डेस्क पीछे 3 डेस्क आगे और बीच में आप खड़े हो जाओ, तो बच्चे को क्या है, यदि आप कोई एक्सपेरिमेंट या कोई एक्टिविटी करके दिखा रहे हो तो सबको दिखाई दे। ऐसा ना हो कि पीछे वालों को नहीं दिखाई दे रही, आगे वालों को नहीं दिखाई दे रही। तो आपको इस तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट एक फ्लेक्सिबल करके रखना है, जिससे क्या सभी बच्चे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकें और एक अपना एक्टिव रोल निभा सकें। तो दोस्तों ये रही मेरी आज की क्लास। कैसी लगी आपको मेरी क्लास, अपने कमेंट जरूर बताइएगा। बहुत अच्छी तरह से मैं आपको केवीएस की सारी पेडागोजी स्पेशल सीरीज लेकर चल रहा हूं। बहुत अच्छी तरीके से मेरी क्लास हो रही है, और ज़्यादा यदि आपको और अच्छी चीज़ करनी है तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। दिशा एकेडमी दादरी के नाम से एप्लीकेशन है हमारा, आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहाँ से भी कोर्सेज, बहुत सारे कोर्सेज आ रहे हैं, बहुत सारी एग्जाम्स के लिए, तो वहाँ से भी उसे डाउनलोड करके आप उनको खरीद सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। थैंक यू, धन्यवाद।